अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। शाज़िद ईशान साहिबा अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से छुट्टियों पर हैं, लिहाजा उनकी जगह प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगी। नाज़रीन, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी पर काबू पाने का फार्मूला हुकूमत के हाथ लगा या नहीं, मगर ज़्यादा बहस इस नुक्ते पर हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। सिर्फ सियासी मुखालिफ यानी हुक्मरान इत्तेहाद ही PTI के इस फैसले को अफसोसनाक नहीं कह रहा, बल्कि मौलाना फजल रहमान भी इस फैसले पर मायूसी जाहिर कर रहे हैं, जिनके साथ PTI आजकल सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए हाथ पांव मार रही है। अब कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने नेशनल इंटरेस्ट पर सियासत को तरजीह देकर एक और पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है, लेकिन PTI ये बात मानने के बजाय हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठा रही है। अगर हुकूमत वाकई दहशत गर्दी के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट दिखाने के लिए लचक दिखाती तो इमरान खान को पैरोल पर रिहाई देकर इजलास में लाया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। लेकिन एक अहम सवाल तो ये भी है कि क्या हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि वो इमरान खान को ऐसा कोई रिलीफ दे सके, क्योंकि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि PTI आज जो कुछ भी भुगत रही है वो सब 9 मई के वाक़यात के आफ्टर शॉक्स हैं। शायद हुकूमत भी तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक PTI से सिस्टम की नाराज़गी ख़त्म नहीं हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर इमरान खान 9 मई वाक़यात पर सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि PTI तो इस मामले को अपने खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देती है, जिससे सिस्टम की नाराज़गी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में सवालात उठते हैं कि आखिर कब तक इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान डेडलॉक लगा रहेगा, और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए PTI की मौजूदा लीडरशिप क्या कर रही है। सवाल फिर ये भी है कि हुकूमत के साथ PTI के इस ज़ाहिरी मुज़ाकरात के साथ बैकडोर चैनल मुज़ाकरात के भी बड़े चर्चे रहे, मगर हासिल क्या हुआ। अब ज़राए से ये खबरें भी आ रही हैं कि PTI जहां हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मौलाना साहब को राज़ी करने में लगी हुई है, तो वो अपने पुराने इत्तेहादियों महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास से ये भी कह रही है कि वो जेल में इमरान खान से मिलें और उन्हें कायल करें कि ताकतवर हलकों से महाज़ारे की सियासत बहुत हो चुकी है, माहौल ठंडा होगा तो ही कोई रिलीफ मिल सकेगा। खबरें फिर ये भी आई कि आगे की हिकमत अमली को लेकर PTI के अंदर इस वक्त एक डिवाइड भी मौजूद है। एक ग्रुप का ख्याल ये कि ईद के बाद PTI को दोबारा सड़कों पर आना चाहिए, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना यह है कि महाज़ारे की सियासत, फाइनल कॉल, सिविल नाफरमानी जैसे हरबों से पहले क्या हासिल हुआ जो मुज़ाहमत करने से हासिल होगा। तो ये सारा मामला क्या है, इमरान खान की रिहाई और पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए PTI क्या हिकमत अमली बना रही है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा PTI नईम हैदर पंजवादा साहब। सर वेलकम टू द शो। एक तो सबसे पहले बता दें कि कौमी सलामती कमेटी में शिरकत नहीं की PTI ने, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। आप लोगों ने सियासी मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर था या फिर आप कायम है कि नहीं जाना चाहिए था हमें उस शर्त को पूरा किए बगैर? बहुत शुक्रिया रामीन, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। दहशत गर्दी वाले जितने वाक़यात हैं आपके सामने स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, खान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। जब रिसेंट मुलाकात हुई मंगल को तो खान साहब ने सारे साने के ऊपर और जो दहशतगर्दी बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त हालात हैं अमन के हवाले से जो बदअमनी फैली हुई है, खान साहब ने शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत भी की और बड़ा ही अफसोस का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है ये इस मामले का हल इसी तरीके से निकल सकता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, यानी मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उसका खाली हल नहीं होता। जब तक सियासी जमातें जो हैं, सियासी कुव्वतें नहीं बैठती तो किसी मसले का हल जो है वो नहीं निकल सकता। तो ये अमन वाला मामला बड़ा एक अहम संजीदा मामला है। इसके लिए हमें जो है वो तमाम को जो है इसके ऊपर लाअमल बनाना होगा। और उसके लिए एक सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फेडरल जमात है, जिसकी नुमाइंदगी चारों सूबों में है, JKGB में है, उसके सरबराह को आप नहीं बुलाते तो ये आपकी सीरियसनेस शो करा रही है कि कितने आप गैर संजीदा हैं, कितने आप सीरियस नहीं हैं, कितने आप इसमें चाहते थे कि इस मामले का हल निकले, इन मसाइल का हल निकले। अगर आप पटियाला जेल का दरवाज़ा 9 बजे खुलवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर भिजवा सकते हैं, अगर आप एक सिर्फ जलसा मुलतवी करने के लिए या एहतजाज को एक जगह पर रुकवाने के लिए आप गेट खोल सकते हैं, तो अमन के मामले के ऊपर, मुल्की मामले के ऊपर आपने वहां भी सिर्फ सियासत चमकाई कि देखें जी इमरान खान तो नहीं रहा हो सकते,
इमरान खान तो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो कैदी हैं, और दूसरी तरफ वही राना सनाउल्लाह जो कहते हैं कि अगर हमारी बातचीत होगी तो खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब उन्होंने रिसेंट स्टेटमेंट दी कि अगर इमरान खान माफी मांगे तो रिहाई हो सकती है। यानी जो 9 मई के केसेस हैं उनमें माफी मांगी जाए तो अलकायदा ट्रस्ट केस भी खत्म हो जाएगा, तोशाखाना 2 भी खत्म हो जाएगा, दीगर एहतजाजों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे, या सिर्फ 9 मई के मुकदमा, क्योंकि रिहाई तो फिर होनी है तो सारे मुकदमे खत्म होने। तो ये साबित करता है कि ये जो सारे केसेस बनाए गए ये पॉलिटिकल केसेस हैं। अगर आप एक MNA को बुला सकते हैं, सेनेटर को एक बुला सकते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके असेंबली में या सेनेट के अंदर, तो खान साहब को क्यों नहीं? इसी तरह बलूचिस्तान के जो नुमाइंदे थे उनको क्या आपने बुलाया? क्या वहां पर महमूद खान अचकजई को दावत दी गई थी? क्या वहां पर जो दीगर जमातें हैं उनको दावत दी गई थी? नहीं दी गई। तो एक कौमी मसले को आप बजाय ये कि सबको बुलाते, एक पूरा इज्तिमा करते, उसमें तमाम की राय लेकर और उसके ऊपर अमल करते। लेकिन देखिए ना पंजौता साहब, आप लोग एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बैठते नहीं है, ये कह के कि जी हुकूमत के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, लेकिन फिर आप हुकूमत से ही ये मुतालिबा कर रहे हैं कि खान साहब को परोल पर रिहा करें। आपको लगता है हुकूमत इतनी बाइख्तियार है और आप एक गलत जगह पर ये मुतालिबा रख रहे हैं जब उनके पास इख्तियार ही नहीं है इस चीज़ का? देखिए, ये जो जितने मामलात भी चल रहे हैं ना, फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई है या कोई मीटिंग होती है, या मैं आज देख रहा था कि एक नुमाइंदा हमारा पाकिस्तान का अफगानिस्तान गया, पहले तो ये कहते थे ना कि हम मैसेज भिजवा रहे हैं। ये इनकी संजीदगी है कि इतना हसास मामला, लोगों की जाने जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने नुमाइंदा भेजा, पता नहीं नुमाइंदा कैसे गया है, क्या बात होगी नहीं होगी। तो कम से कम उस लेवल का, एक मुल्की लेवल का मामला चल रहा है। तो एक ऐसा सीरियस अगर आप होते तो आप या वजीर आजम जाता या वजीर खारिजा जाता, उनमें से तो कोई भी नहीं गया। तो ये इनकी संजीदगी है। और तो ठीक है, जिसको जाना चाहिए, एग्जैक्टली यही बात मैं भी आपसे करने लगी थी कि जिसको जाना चाहिए उसी को जाना चाहिए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब क्यों कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, मुझे जाने दें, मैं बैठूंगा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ और मैं मसाइल को हल करवाऊंगा? क्योंकि ये तो एक वफाकी लेवल पर डिप्लोमेटिक मामला है। तो एक सूबे का CM किस लिहाज से, किस अथॉरिटी से जा सकते हैं? आपको क्या लगती है ये बात? देखिए, सूबे के CM ने जब बात की थी इस हवाले से कि आप जो है वो जाइए, और जब नहीं जा रहे थे तो उस वक्त उसने बात की थी कि अगर आप नहीं जा रहे तो फिर मैं जाऊंगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त अमन आ गया था, क्योंकि पॉलिसी आपकी ऐसी थी, आपके लीडर की पॉलिसी ऐसी थी, आपके वजीर आजम की पॉलिसी ऐसी थी। आपकी पॉलिसी, आपकी नाअहली वो वाज़ेह नजर आती है कि जब से आपकी गवर्नमेंट आई है तब से आप मुल्क में हालात देख लें कि क्या हो चुके हैं। नहीं, लेकिन तो जब तो ये कहती है ना कि भाई PTI ने जो रिहेबिलिटेशन करने का फैसला किया, तालिबान को यहाँ पर लाकर बसाया, उनके खानदानों को, वो एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से नई शिद्दत आई है दहशतगर्दी की लहर में। देखिए, ये बाजवा साहब ने आकर ब्रीफिंग दी थी और बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, दीगर जमातें भी मौजूद थी। ये हमारे ऊपर एक मलबा डाला जाता है और जो लोग यहाँ आकर बसे हैं वो तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बसे, बल्कि PDM के दौरे हुकूमत के अंदर वो तमाम उन लोगों की यहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन हुई है। तो ये एक मलबा डालना है कि ये तहरीक इंसाफ के, क्या बलूचिस्तान के अंदर भी लोग बसे हैं? क्या उस वक्त जितने भी मामलात थे, क्या ड्रोन नहीं रुक गए थे? क्या अमन नहीं आ गया था? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान तरीके से रिहेबिलिटेशन TTP की पाकिस्तान में लाकर उनको बसाने की पॉलिसी में PTI का कोई लेना देना नहीं था। ये पॉलिसी आप लोगों ने बनाई ही नहीं। बिल्कुल, ये बातचीत हुई थी उस वक्त, और उस वक्त हमारी तरफ से भी जो हमारे मुराद सईद हैं और दीगर लोग हैं, खान साहब हैं, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया था। उन्होंने सवालात रखे थे, उन सवालात के जवाब आज भी मुराद सईद ट्वीट करता है तो वो बता रहा है कि मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिला। 2 दफ़ा ये मीटिंग हुई और उसके बाद तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब की हुकूमत हटा दी गई। उसके बाद ये आकर लोग यहाँ पर बसे। उस वक्त जो बाजवा साहब हैं उनको आइए, बुलाइए, पूछिए कि जनाब आपने जो बात की थी वो किस तरह से की थी और उसके बाद जो है जो लोग बसे हैं तो क्या मामला हुआ। लेकिन मैं आपको वाज़ेह कह चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो गई थी और ये इनकी नाअहलियत है जिसकी वजह से ये मामला है। और आज भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था नवाज शरीफ साहब की, या पत्नी वो सच्ची है या क्या है, जो siyaset.pk के ऊपर लगी हुई थी, और वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान का मामला जो है ना वो जमहूरी तरीके से हल होने वाला है। तो यानी दूसरी तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन होना है, आपका लीडर जिसको आपने फिर जानबूझ के दावत नहीं दी क्योंकि उन्होंने आकर ये बात करनी है, तो ये इनकी असलियत है। तो हम ये जो समझते हैं, यही मौलाना साहब का भी मौक़िफ़ था
और मौलाना साहब को आपने बुलाया भी, अली अमीन को आपने बुलाया भी, उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी, उन्होंने बात भी की, लेकिन आपने उनकी बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बाहर एक अलामिया जारी कर दिया कि देखें जी ये इस मसले का हल है, ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा। जब आपके ऊपर प्रेशर आया, जब उन्होंने इनकार किया कि हम इसको नहीं मानते, फिर आपको वापसी करनी पे आपने कहा कि हम नए ऑपरेशन की नहीं बात कर रहे, यानी पुराना ऑपरेशन। तो फिर आप क्यों अलामिया जारी कर रहे हैं जब आप पुराने ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, जैसे पीटीआई का ठीक है, ये बिल्कुल इख्तिलाफ आ गया सामने कि जी ऑपरेशन ना हो, आप लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन ना यहाँ पर किया जाए, तो फिर व्हाट अल्टरनेटिव डू यू हैव, डू यू प्रपोज के फिर दहशतगर्दी से निपटने के लिए केपी गवर्नमेंट की हैसियत से आप लोग फिर क्या पॉलिसी प्रपोज करते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है केपी की हद तक जो है इनको वजीर खारजा जो हैं उनको चाहिए था कि वो जाएं और वहाँ जाकर जो है अफगानिस्तान से बातचीत करें। अगर दहशतगर्दी वहाँ से उठ के पाकिस्तान में आती है या वहाँ दहशतगर्द बसे हुए हैं तो डेफिनेटली आप उस मुल्क की मर्जी के, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान क्लेम करता है या ईरान करता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और वहाँ से वो अटैक हमारे ऊपर करते हैं, तो डेफिनेटली हम भी आगे से यहाँ से अटैक करेंगे। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि वो हम कहेंगे कि हमसे तो उन्होंने बात ही नहीं की, अगर दहशतगर्द थे तो कम से कम हमसे बात करते कि हम आपके मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारी राय तो ले लेते। तो यही वजह है कि उस वक्त खान साहब ने जाकर उनसे बात की थी, तो मामला जो है वो बातचीत से हल हो गया था। तो बातचीत एक बेहतरीन तरीकाकार होता है। लेकिन अफगानिस्तान के हल नहीं हुआ ना पंजौता साहब, क्योंकि सेफ हेवंस तो मौजूद है, अफगानिस्तान की सरजमीन ही यूज हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, मसला तो हल नहीं हुआ। नहीं, हल हो गया ना, दहशतगर्दी खत्म होगी। जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो जो फिर पॉलिसी बनी उस पॉलिसी के मुताबिक जिस तरह से दोबारा मामला शुरू हुआ, लिहाजा जब आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसी बदली तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो खिला आ गया और वो चीजें दोबारा जो है इस तरह से स्टार्ट हो गई। तो लिहाजा अभी भी हम ये कह रहे हैं कि मसले का हल जो तरीकाकार है उस तरीके से कीजिए ताकि ये मुल्क जो है इसमें अमन कायम हो, ये पाकिस्तान के जो शहरी हैं, अवाम हैं, उनको सुकून हासिल हो। अच्छा, इस खबर की तस्दीक करें कि क्या अब पीटीआई के अंदर ये ख्याल पाया जा रहा है कि हमें थोड़ा सा बैक फुट पर आने की ज़रूरत है, माहौल को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है और उसके लिए आप लोगों ने मुख्तलिफ ऑप्शंस आप गौर कर रहे हैं, मुख्तलिफ इत्तेहादियों से भी बात की जा रही है, मजलिस वहादत मुस्लिमीन या फिर बाकी APM-AP के हवाले से भी हम देख रहे थे कि उनको क्या ये टास्क दिया गया है कि भाई खान साहब से मिलें और उनको बताएं, थोड़ा सा माहौल को ठंडा करें, ऐसा कुछ चल रहा है पार्टी में इस वक्त? देखिए, मेरी इतला तो ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी बात जो है वो की गई है कि उनको वो कहें जाकर के वो ठंडा हो जाएं। मसला ये है कि मेरे से पिछले प्रोग्राम के अंदर भी एक दो सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप अपनी जो जारहाना पॉलिसी है वो बदलेंगे। तो मैंने कहा जी कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया जाए और मैं उस पर बयान दूं कि मेरे भाई को क्यों कत्ल किया गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो अगर आप इसे इंसाफ लेने को जारहाना पॉलिसी कहते हैं तो मेरा ख्याल में फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। आपको ये चाहिए कि आप ये बात करिए कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद के अंदर हैं, जो तमाम इदारे जारहाना पॉलिसी इख्तियार की हुई हैं पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ, उसको रोकें। जो इंसाफ आज पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जजेस आज इंसाफ के लिए तरस रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। आज हर मकातब फ़िक्र, चाहे सहाफ़ी हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, आम शहरी हो, वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। सियासी कारकुनान को जेलों में डाला हुआ, अभी भी 800 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पिंडी में गिरफ्तार हैं, उन मुख्तलिफ जेलों के अंदर पड़े हुए हैं और अगर एक मुकदमे में रिहा होते हैं तो दूसरे में उठा लिया जाता है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे पीका लॉ लेकर आए, जैसे 26वीं तरमीम की गई, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत पूरी होने के बावजूद नहीं नए चीफ लग रहे, जैसे मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन नहीं कराए गए, जैसे गोली चलाई गई, जैसे लोगों को अगवा किया गया, तो ये जारहाना पॉलिसी है, इसको बदलने की जरूरत है। ठीक है, जब आप ये लेकिन देखिए ना, पार्टी के अंदर ही, पीटीआई के अंदर ही दो हमें धड़ेबंदी नजर आती है। अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब ने कह दिया कि नहीं, हमने तो नहीं जाना। तो इस हवाले से तो फिर हमें एक वाज़ेह डिवाइड नजर आ रही है, एक ग्रुप मुफाहमत की बात करना चाह रहा है, एक ग्रुप मुज़ाहमत की बात करना चाह रहा है। देखिए, जो जाने का मामला था ना, वो भी इस सिनेरियो के अंदर हुआ था कि हम जाते हैं और वहाँ पर अपना जो है ना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराते हैं और उसमें बड़ा वाज़ेह नुक्ता था कि हम किसी ऑपरेशन के हामी नहीं हैं और जो खान साहब की लाइंस हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक ही हम जाएंगे, क्योंकि ये मुलाकात नहीं करवा रहे थे,
तो मुल्की मामला है, तो इसमें हमें जाकर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराना चाहिए। लेकिन जब दोबारा मीटिंग हुई तो उसके अंदर ये बात तय हुई कि अगर हम जाएंगे, और खान साहब की भी उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, और ये अंदर से हम निकलेंगे तो अलामिया जारी कर देंगे, जैसा कि अली अमीन तो मौजूद थे ना, वो PTI के ही वहाँ चीफ मिनिस्टर है ना, तो वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर JUI के रहनुमा मौजूद थे, मौलाना साहब। तो आपने देखा कि क्या उनकी बात कोई मानी गई है? उन्होंने बाहर आके क्या बात की? उसके बावजूद अपनी मर्जी से अलामिया, तो ये 14 लोग भी बैठे होते तो वो मीटिंग को लेजिटिमेट करार दे के कि 14 ये भी आगे, इन्होंने तो अंदर आके राय दे दी है। और फिर अगर आपने अलामिया वो यकतरफा ही निकालना है तो फिर उसके अंदर बैठने का कोई नहीं है, बल्कि अब तमाम जमातों को बुलाते। बलूचिस्तान तरफा बन गया ना, जब आप लोगों ने उस तरह से शमूलियत इख्तियार नहीं की। आप लोग शमूलियत तो इख्तियार करते हैं। आपको लगता है कि खान साहब से मुलाकात ना होना इतना बड़ा इशू था कि इस पर अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ना जाते, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि इस वक्त दहशतगर्दी की जो सिचुएशन है? देखें, अगर खान साहब उसके अंदर होते, बाकी नुमाइंदे बलूचिस्तान के अंदर होते, तो वो फैसला जो होता, उस फैसले के पीछे कौम खड़ी होती। अब तो मामला ये है कि कौम तो नहीं खड़ी ना इन्फार्म 47 वालों के पीछे, ये तो तमाम अपने हल्के भी आ रहे हैं, उनकी फैमिली के लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदों को वोट दिए हैं, तो कौम कैसे उनके पीछे खड़ी हो जाती? तो कौम खड़ी है इमरान खान के पीछे। इमरान खान है सियासी कैदी, उनको रिहा करके पेरोल पर लाना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्की मामला था। अगर नवाज शरीफ को जो जेल से गए लंदन, और लंदन बैठे हुए जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिल जाती है और उन्हें सरेंडर भी नहीं करना पड़ता, यानी जेल भी नहीं जाना पड़ता, ये यूं हिसाब है ना। मिसाल के तौर पर इमरान खान जेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे जरिए एक बेल दायर हो, उस बेल के ऊपर इमरान खान को लेकर किसी जगह पर लंदन लेकर चले जाएं, ये ऐसा मामला है। तो ऐसे क्या हो सकता है? अगर वहां हो सकता है उसको क्लीन चिट देने के लिए कि आप आइए और मसला संभालिए और आपको क्वालिफाई भी किया जाएगा, आप लंदन एग्रीमेंट के तहत ये सारा मामला जो किया है उस पर ये है, तो क्या इस सारे मामले के ऊपर जहां मुल्की सलामती का मामला था, आप पेरोल पर नहीं ला सकते थे? आप उनको लाने के अंदर आपको क्या हर्डल हुई? सिर्फ आप अपनी तस्वीर से डरते थे, आप सीरियस नहीं थे ना कि वो आए और इस मामले का हल निकले। क्योंकि आप सीरियस होते तो आप कोई ऐसा अमल करते। यानी मुफाहिमत की तरफ अभी पार्टी नहीं जाना चाह रही, सड़कों पर आ रही है ईद के बाद PTI, और इत्तेहाद की क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल जी, इत्तेहाद के साथ हमारी जो है वो बातचीत आपके सामने है कि खान साहब का मौक़िफ़ था कि तमाम जमातों को जो रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात करें, उनको जो है बिल्कुल ऑन बोर्ड लीजिए, और हम तमाम से मुशावरत कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ भी हमारी एंगेजमेंट जारी है। जो उनकी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जो वो रिटन में देंगे, उसको दूर किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की खातिर जो है तमाम जमातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उसमें जो जो जमात आए उसे हम वेलकम कहते हैं, और जो जो जमात ना आए डेफिनेटली वो अपना हिस्ट्री के अंदर एक नेगेटिव नाम लिखाएंगे, क्योंकि ये जंग जो है PTI अपनी ज़ाती मामलात की नहीं लड़ रही, बल्कि इमरान खान जो उसके नीचे जितने लोग भी हैं वो लड़ रहे हैं, इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद तो कराया था, एक खित्ता आबाद किया था, लेकिन उसके अंदर आज़ादी किसी को हासिल नहीं है, कोई इदारा आज़ाद नहीं है। तो हम हकीकी आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह ये लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजौता साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एहतजाज से बात की जा रही है। मुफाहिमत की अभी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, और मुज़ाहिमत ही दिखाई जाएगी, सड़कों पर होगी ईद के बाद PTI, और कौन कौन शामिल होता है अब ये वक्त ही बताएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 26वीं यानी तरमीम मंजूर तो हो गई, लेकिन जुडिशरी के कुछ हलके अभी तक इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के इशू अभी हल नहीं हुए। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल ट्राइब्यूनल में तब्दीली करने पर जजेस आपस में उलझ पड़े। ट्राइब्यूनल के 3 जजेस ने चलते केसेस में अपनी जगह नए जजेस की तैनातियों को मानने से इनकार कर दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का ये हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए उनके ट्राइब्यूनल के जजेस हटाने के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए गए हैं। यही नहीं, ट्राइब्यूनल पर नई तैनातियों के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वाजिद अली, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुदरतुल्ला, सीनियर सिविल जज अब्बास शाह, एहतशाम अल्लामा खान और इनामुल्लाह की तकर्रियाँ भी कलदम करार दे दी गई हैं। अब जजेस ने अपने फैसले में ये लिखा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस को ट्राइब्यूनल के कामों में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। इस तरह के इक़दामात
आइन और कानून के दायरे से बालातर हैं। फैसले में ये भी बताया गया कि जुडिशल सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट 2016 जो है उसके मुताबिक एक बार जब ट्राइब्यूनल बन जाता है तो उसे कानूनी जवाब के बगैर तहलील या दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब जजेस के मुताबिक हाईकोर्ट एक कॉलेजियम है, इसलिए चीफ जस्टिस को इंतजामी इख्तियारात को इत्तेफाक़ी राय से ही इस्तेमाल करना चाहिए। सवालात क्या उठ रहे हैं नाज़रीन कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल में तब्दीली कर सकते हैं? ट्राइब्यूनल में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आई है और क्या जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले को कलअदम करार दे सकते हैं? इस बारे में आइन और कानून क्या कहता है? अपने फैसले में जजेस ने ये नुक्ता भी उठाया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट 2010 के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कायम मातहत अदलिया में मुस्तकिल ओहदों को डेपुटेशन से नहीं भरा जा सकता। अब जजेस ने अपने फैसले में 6 माह के अंदर डेपुटेशन पर काम करने वाले जजेस को वापस भेजने का भी हुक्म दे दिया है। ये सारा मामला तब शुरू हुआ था जब 18 मार्च 2025 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की तरफ से जुडिशल ट्राइब्यूनल्स में नए जजेस लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन तब तक पुराना ट्राइब्यूनल इस केस का फैसला महफूज कर चुका था। जजेस ने अपने हुक्म पर अमल दरामद 30 दिन के लिए रोक भी दिया ताकि मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मगर सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रिवर्स कर सकती है? इन जजेस के एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं? नाज़रीन, आपको याद होगा कि इन 3 जजेस का ताल्लुक उन 5 जजेस में से है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से जजेस के ट्रांसफ़र पर सवालात उठाए थे। उन जजेस ने तकर्रियों के खिलाफ चीफ जस्टिस, सदर मुमलिकत और 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी एक ख़त लिखा था। इन जजेस ने साबिका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। तो ये सारा मामला क्या है? क्या ये केस ये जाहिर नहीं करता कि अदलिया के अंदर आज भी एक तकसीम मौजूद है? ये इंसाफ की जंग है या फिर इख्तियारात की? इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जजेस में हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात ख़त्म अभी हुए नहीं थे कि अब जुडिशल ट्राइब्यूनल में जजेस को तब्दीली को लेकर भी कुछ इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। ये जो ट्राइब्यूनल को तब्दील किया गया, ये कितना कानूनी है? क्योंकि इसको तो गैर कानूनी कह रहे हैं जो ट्राइब्यूनल हटाया गया है उसकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वीं आइनी तरमीम जब से आई है 22 अक्टूबर 2024 से, उस वक़्त से पाकिस्तान की स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर आपको इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कभी आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आता है कि उनके ब्रदर जजेस जो हैं वो अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ या अपने से जो ब्रदर जजेस दूसरे हैं, जो एक आर्टिकल 191A के नीचे एक कमेटी बनी हुई है, उसके नीचे वो केस बनाते हैं या फिक्स करते हैं या इंट्रस्टमेंट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पावर दी है, उसके ऊपर उन्हें कंटेम्नर करार दिया जाता है और उसके बाद उनकी अथॉरिटी को जो है वो चैलेंज किया जाता है और फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है वो उस पर बैठता है और उसको अनडू करता है कि वो ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट है। उसके बाद ये जो मामला आपके सामने नज़र आया है, ये मामला बुनियादी तौर पर 26वीं आइनी तरमीम से इसका ताल्लुक नहीं है। ये वो एक प्रोसेस है जो आर्टिकल 200 के नीचे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो थे, जो रेलिवेंट थे, चाहे इस्लामाबाद, लाहौर और उसके बाद आपके पेशावर या जहाँ जहाँ से जजेस ये आए हैं, उनकी कंसल्टेशन जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद ये जजेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए तो एक सीनियरिटी का इशू जो है वो उसके अंदर आया और दूसरा उसके अंदर ये था कि क्या आर्टिकल 200 के नीचे जो है जजेस को इस तरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं है। और फिर उसके बाद सिचुएशन आई कि जब आर्टिकल 196 के अंदर जो है, जब पहले जो चीफ जस्टिस थे, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया गया तो जस्टिस डोगर को जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 196 के नीचे बनाया। तो उस दौर से जो है ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। उस वक्त जब आर्टिकल 200 वाला मामला था तो एक सीनियरिटी या रिप्रेजेंटेशन जो थी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को फाइल की गई, जो उन्होंने रिजेक्ट की और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। और अब जो चीज़ आपके सामने आई है उसमें आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि जब एक केस जो था, जो मुख्तलिफ 26 के करीब केसेस थे अडयाला जेल से मुतल्लिक थे, उनको जब चीफ जस्टिस ने एक एप्लीकेशन के ऊपर कंसोलिडेट किया और आपने देखा कि पूरे 2 दिन जो है वो प्रोसीडिंग चलती रही और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी जो है उसके ऊपर सिंगल जज साहब जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते रहे और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और 3 मेंबर्स बेंच जो है वो सुना।
अब ये जो मामला आया है वो ये बुनियादी तौर पे ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो लॉ बना है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है 2016 का सबॉर्डिनेट जुडिशरी एक्ट ट्रिब्यूनल जो है, उसके अंदर चीफ जस्टिस जो है वो बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूशन की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। सेक्शन 3 जो उसका है और उसका सब सेक्शन 3 जो है कि अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो उसे भिजवाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस चीज़ का पाबंद है कि वो नया बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दे। और पाकिस्तान के आइन के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस के या फुल चीफ जस्टिस जो होता है उसके इख्तियारात जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन चूंकि मामला इस वक्त एक टसल का बना हुआ है, या जुडिशरी जो इस्लामाबाद स्पेशली जो है उसके अंदर जजेस की एक रिफ्ट आई हुई है फॉर सो मैनी रीजन, जिसको मैंने अर्ली एक्सप्लेन किया है, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो 3-4 ऑब्जर्वेशन दी हैं जिसकी तरफ इशारा किया है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। नंबर 1 उन्होंने ये कहा है कि जी एक्टिंग चीफ जस्टिस के ये पास इख्तियार नहीं है, तो सेक्शन 3 के अंदर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक किया है। और हाई कोर्ट के इन 3 जजेस साहबान ने जो है ना इसके अंदर फेडरेशन को नोटिस जारी किया, ना अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 27A का नोटिस जारी किया, ना आर्टिकल 10A जो एक रिक्वायर्ड करता है, उन्होंने अपने हाई कोर्ट के अंदर जजेस जो थे जो नॉमिनेट कर दिए गए थे उन्हें को नोटिस किया गया, या एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उन्हें इस बात के अंदर बताया गया कि हम इस केस को फिक्स कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक सुओ मोटो का इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया, जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर क्लियरली लिख दिया गया है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है वो ना प्लीडिंग से बाहर किसी चीज का फैसला कर सकता है, ना वो ग्राउंड से बाहर जा सकता है, ना प्रेयर से बाहर जा सकता है, और ना सुओ मोटो ले सकता है। दूसरा जो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया है वो ये किया है कि जी जब एक बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी शख्स जो है या वो सीट खाली होगी तब वो वेकेंट तस्वर किया जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये जो ऑब्जर्वेशन उनकी आई है ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, चूंकि ये जरूरी नहीं है कि जी अगर वो बेंच जो है उसके खुद ही लोग जो है वेकेंट्स खाली करें या उसमें से कोई रिटायर्ड कर दिया जाए। ये उस सूबे के चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी वक्त जो है किसी दूसरे जजेस जिनको वो लेना चाहता हो उनकी पहली कॉन्फ्रेंस ले ले और उसके बाद जो है नया बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने उसके मुताबिक किया। और लेकिन चूंकि जजेस जो थे उनका आपने देखा है कि उन्हें इसी चीफ जस्टिस जो एक्टिंग है उनके मुतालिक रिप्रेजेंटेशन भी है, उनके मुतालिक ये कहा भी गया है कि ये सारा प्रोसेस जो ट्रांसफर वाला है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके गए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं। तीसरा जो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी जो ये जजेस हमारे दूसरे हैं उनको हम इसके अंदर एम्बेरस नहीं करना चाहते। तो जब आपने वो ऑर्डर कर दिया है जिसके अंदर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का नोटिफिकेशन भी आपने सेट असाइड कर दिया, चीफ जस्टिस की जो पावर है आपने उस पर भी कर दिया, तो कानून और आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार था है अंटिल के 2016 का एक्ट जो है उसको बदला ना जाए। और ये उसके अंदर एनोलॉजी लेना कि जी ये जजेस जो हैं इनको अलहदा नहीं किया जा सकता और इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ फोरम है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये शायद इनकी जो ऑब्जर्वेशन है रिस्पेक्टेबल जजेस की वो उन्होंने स्ट्रेच किया है उन चीज़ों के अंदर, और जो आइन और कानून के अंदर लिखा नहीं है उसको मेरा ख्याल है उन्होंने ओवर एंड अबव किया है। और ये चीजें जो है अगर इनको सस्टेन नहीं अभी रेफरेंस दिया ना 2016 के एक्ट का, यही रेफरेंस इस बारे में जरा बताएं कि ये जुडिशियल सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट 2016 ये बताता है कि एक बार जब ट्राइब्यूनल बन जाता है तो उसे कानूनी जवाज के बगैर तहलील या दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और इसी को वो एज अ प्रीटेक्स्ट यूज कर रहे हैं अपनी जजमेंट में। तो ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है इस वक्त? नहीं, उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जब एक दफ़ा बेंच बन जाए या ट्रिब्यूनल बन जाए तो उसको आप जो है वो दोबारा बना नहीं सकते। देखिए ना, अब 2024 के अंदर जब जनवरी के अंदर ये ट्रिब्यूनल बना था तो उस वक्त भी तो कुछ था ना जिसके अंदर उन्होंने चेंज करके एक बेंच बनाया जो है। तो अब ये कह देना कि जी एक दफ़ा बेंच बन जाए और इसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते या रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, तो सेक्शन 3 जो है उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकें कि जी एक दफ़ा अगर बेंच बन जाए यानी कि ट्रिब्यूनल बन जाए जो सबॉर्डिनेट बुनियादी तौर पर ये ट्रिब्यूनल जो है ये उसी हाई कोर्ट के नीचे जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसकी जो एपलेट फोरम के तौर पे काम करता है, और उसकी अपील जो है अगर नीचे से कोई फैसला आता है तो उसको जो है फिर बाद में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर एनोलॉजी के ऊपर इसको रद्द कर देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को या उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ जो उनके हाई कोर्ट के उनकी पावर को इस तरह जो है
है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करना, मेरा ख्याल ये है कि ना इस आइन के अंदर इसका जिक्र है, जो आर्टिकल 196 के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता, और ना ही सेक्शन 3(3) के अंदर ऐसी कोई चीज ये है, या उसके अगर को अंदर क्लॉज ऐसी है कि जिसके अंदर ये कह दिया जाए कि जब एक बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल बन जाए तो उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते अनटिल के अनलेस उन जजेस की कॉन्सेंट या कॉन्फ्रेंस ना ली जाए। हाँ, ये तो उस लॉ के अंदर है कि चीफ जस्टिस जब किसी को भी बेंच के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बनाए ट्रिब्यूनल में तो उनकी प्रायर कॉन्फ्रेंस लेने, हो सकता यह है कि उनका कोई ऐसा इशू हो या कोई ऐसे मैटर्स हो जिसकी वजह से उस ट्रिब्यूनल का मेंबर्स बनना ना चाह रहे हो। लेकिन उसके बाद हाँ, एक चीज मैं इसमें यह समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस एक्टिंग थे और 8 अप्रैल जो है उसको चीफ जस्टिस नॉमिनेट होने जा रहे हैं, जो भी आते हैं उस मामले के अंदर जिसमें आपका सिंध है, पेशावर है, उसके बाद कोयटा है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो थोड़ा सा अगर वेट कर लेते तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि 8 को जो भी चीफ जस्टिस आए। और अभी भी अगर आर्टिकल 175(5) के अंदर जो है समरी जो है वो बनाई जाएगी या मूव की जाएगी जो 8 अप्रैल को है, तो उसके अंदर जो है उन्होंने 3 जो है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके नाम को कंसीडर करना है, और उसके बाद जिसको भी वो समझते हैं जो आपका जुडिशल कमीशन है वो उनमें से किसी एक जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएगा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो ऐसी चीज नहीं है, और वो फिर सारी चीजें जो हैं वो ऑर्डर्स रिफ्लेक्शन की सूरत के अंदर आती हैं। अब आप देखें ना कि 18 को ऑर्डर किया गया है और 21 को जो है उस नोटिफिकेशन जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, तो ना किसी को नोटिस आया, ना उसके ऊपर कोई हेयरिंग आई, ना उसके बाद किसी पार्टी को बुलाया गया। तो ये सारी चीजें इस तरफ कर रही हैं कि जो एक जुडिशरी के अंदर इंटरनल रिफ्ट है उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपको इन ऑर्डर्स के अंदर, चाहे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरफ से है या दूसरे जजेस की तरफ से, वो आपको नजर आ रही है। और दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि चूंकि हम उस फेज के अंदर गुजर रहे हैं कि जो ट्रांजिशन का पीरियड है, और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर भी एक 26वीं आईनी तरमीम की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो एक इशू है। लिहाजा मैं ये समझता ये हूं कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बेंच बना के एक इनडायरेक्टली आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो आपने बनाए आर्टिकल 202 के नीचे, तो मुनासिब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाया जाए 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए, और हाई कोर्ट के अंदर भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने जिसका अपना चीफ जस्टिस हो, रजिस्ट्रार हो, सुप्रीम कोर्ट का अपना हो। और ये जो जजेस के अंदर इंटरनल रिफ्ट बनी हुई है या इसके अंदर एक चीज आई हुई है कि जी मैं क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर आ सकता या मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया जाता, ये जुडिशियल कमीशन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी एड्रेस करना, उसके रूट कॉजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अरसे से चली आ रही हैं चीजें एंड इट इज बिकमिंग क्वाइट टॉक्सिक। तो आपको क्या लगता है कि ये इंटरनल रिफ्ट की बुनियादी वजूहात अगर हम 3-4 उंगलियों पर गिन लें, क्या लगता है आपको? देखें, एक तो ये है कि इस इंटरनल रिफ्ट या इसको आप जुडिशल पॉलिटिक्स का नाम दे दें या इसको आप इंटरनल डिफरेंसेस का नाम दे दें, इससे पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है उसकी क्रेडिबिलिटी या उसके ट्रस्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो दिन ब दिन खड़ा हो रहा है। अब इसकी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूं कि 4 चीजें उसकी बुनियादी हैं। एक उसके अंदर बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम से पहले पाकिस्तान की जुडिशरी का माइंड सेट कुछ और था, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस माइंड सेट को जो बदलना चाहिए था वो नहीं बदला गया। दूसरा ये है कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जुडिशरी की एक लेगेसी आई है, वो लेगेसी जो है उसके अंदर फिर ये है कि एक फेवरेटिज्म जो है वो आया है, जिसके अंदर आपने अपने जजेस भी लगाए हैं हाई कोर्ट के अंदर, अपने चैम्बर से अपने रिलेटिव्स जो हैं या उसके बाद जो है कि जो आप समझते थे कि आपके क्लोज हैं, और वही चीज जो है वो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर की है। तो जब जुडिशरी खुद उस मेरिट वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्व रही है तो फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग का एक आपको उसको रिफ्लेक्शन आएगी। तीसरी बुनियादी वजह यह है कि जो इनके इंटरनल फोरम्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है या हाई कोर्ट के अपने फुल कोर्ट मीटिंग है या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज की मीटिंग है, वो बुनियादी तौर पे मैं समझता यह हूं कि उनके इजलास नहीं हुए, कि जिसकी वजह से जो चीजें इंटरनली रिजॉल्व करनी चाहिए थी या डिस्कस करनी चाहिए थी या जिनका वे फॉरवर्ड लेना चाहिए था वो नहीं आई, और वो आपको फिर इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर आई हैं।
और चौथी चीज़ मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो ये आई है कि पिछले 8-10 साल से जो हमने जो पॉलिटिकल क्वेश्चन से जो बार बार हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए और वहाँ के ऊपर मेरा जज, आपका जज, उसका बेंच, मेरा बेंच, फुल बेंच होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसने भी जुडिशरी के रिफ्ट जो है वो इंक्रीज किया है और उसी का रिजल्ट आपने देखा कि चीफ जस्टिस जो थे काजी फाइज ईसा जो है उनके रेफरेंस के अंदर भी आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा और उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर्स भी आए हैं। तो ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती हैं कि जिसके अंदर मैं समझता ये हूं कि ये हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस हैं, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सुपीरियर जुडिशरी है, इनको अपने इश्यूज जो हैं वो इंटरनली रिजॉल्व करने चाहिए और अगर ये समझते हैं कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकते या उनकी उस चीज के मुताबिक चीजें नहीं चलती जो उनका कॉन्शियस कहता है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको कोई और फैसला कर लेना चाहिए। इस तरह रोज रोज जो है अदालतों के अंदर ऑब्जर्वेशंस देना या एक दूसरे के अंदर खिलाफ ऑर्डर पास करना वो पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं है। एब्सोल्युटली। हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। यही उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूरा हक होता है चाहे चीफ जस्टिस कायम मकामी क्यों ना हो कि वो ट्राइब्यूनल कभी भी चेंज कर सकता है और ये लीगल से ज़्यादा एक इंटरनल ड्रिफ्ट का इशू है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वतन अजीज़ में नाज़रीन, एक तरफ दहशत गर्दी का चैलेंज सामने है तो दूसरी तरफ हमारी सियासत तकसीम नज़र आ रही है। अब हुकूमत दहशत गर्दी के साथ निपटने का फैसला तो कर चुकी है लेकिन तहरीक इंसाफ जिसे मकबूल तरीन जमात भी कहा जाता है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। PTI ये चाहती है कि मुज़ाकरात की राह ली जाए। अब इसे कन्फ्यूजन कहें या फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का नाम दें मगर ऐसे लगता है कि हमारी ये उलझन और सियासी तकसीम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को रियासत के लिए मज़ीद मुश्किल बना सकती है। एक तरफ KP में दहशतगर्द तंजीम TTP कोई मौका दहशत गर्दी का हाथ से जाने नहीं दे रही तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में BLA है जिसके हमलों में तेज़ी आती जा रही है। अब दोनों सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने सिफारती और गैर सिफारती कोशिशें करके भी देख ली मगर अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, ना ही ये मान रहे हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान एक्सपोर्ट हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुका है। तो हैरत की बात यह नाज़रीन कि ये वही अफगान तालिबान है जिनके लिए पाकिस्तान एक अरसे तक मगरबी दुनिया से गुड और बैड तालिबान के ताने और इल्ज़ामात सुनता है। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ गुड और बैड तालिबान सेम पेज पर आ चुके हैं? अफगान तालिबान का ये रवैया देखकर जहाँ हुकूमती हलकों से एक बड़े ऑपरेशन की आवाज़ें उठ रही हैं वहीं वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब का ये मानना है कि अगर मुझे तालिबान से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया जाए तो मैं उन्हें टेबल पर ले आऊँगा। और वफाकी हुकूमत से शिकवा भी करते नज़र आ रहे हैं कि 2.5 माह हो चुका है अफगान तालिबान को इंगेज करने का एक प्लान दिया था मगर फेडरल गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। कुछ अर्से पहले ये खबरें भी आई थी कि KP हुकूमत अफगानिस्तान एक वफ्द भेजेगी मगर हुकूमती वज़रा ने इसे फेडरेशन पर हमले का नाम दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या वफाकी हुकूमत को KP हुकूमत को एक मौका देना चाहिए ताकि वो कबायली रस्म व रिवाज के तहत अपने इलाके में अमन कायम कर सके या फिर अब वाकई पाकिस्तान को एक और फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये खबर आज सामने आई है कि सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक 3 रोज़ा दौरे पर आज काबुल पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी सवाल ये है कि अगर सिफारती और मुज़ाकराती ऑप्शन नाकाम रहते हैं तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर उतर कर फौजी कार्रवाई के ऑप्शन पर जा सकता है? दहशतगर्दी से निपटने की आखिर हुकूमत की पॉलिसी है क्या? इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ती जा रही है मगर साथ ही एक डिवीज़न पॉलिटिकल डिवीज़न भी बढ़ती जा रही है उन तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान जिन्होंने बैठ कर ये फैसला करना है कि इस मुल्क को दहशतगर्दी से कैसे बचाया जाए। तो ये जो पॉलिटिकल तकसीम है क्या वो दहशतगर्दी के चैलेंज को मज़ीद बढ़ा रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि देखें दहशतगर्दी के खासकर पाकिस्तान के हवाले से चाहे KP हो बलूचिस्तान और अब तो वो पंजाब के भी बॉर्डर के ऊपर KP पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पे
कुछ पुलिस स्टेशनों पे उन्होंने आज भी मैं सुना था हमले करने की कोशिश की, जो कि बड़ी बहादुरी से पसपा कर दिए गए। तो ये जो दहशतगर्दी, इसके इंटरनल फैक्टर जो है उसमें बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, माशरे में तकसीम, पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम, जो कि अभी रिसेंटली नजर आई है। ये ऑल अपना कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें जो पीटीआई नहीं आई, हालांकि उन्होंने फैसला पहले कर लिया, इंडिकेट किया था एक रात पहले, क्योंकि 12 लोग जो है वो नॉमिनेट भी हो गए थे। लेकिन वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो तमाम पार्टी जो इकट्ठे नहीं बैठ सकी। अगर वो बैठ जाते और तो ठीक है, पीटीआई का पूरा एक उनका राइट है कि वो वहां पे सियासी तौर पे अपनी ऑब्जर्वेशन रेज करते, अपने जो उनके कंसर्न्स हैं उनको रेज करते हैं ऑपरेशन के हवाले से, या जो मौजूदा हिकमत अमली है दहशतगर्दी के खिलाफ केपी में, तो वो सारी बातचीत हो सकती थी। और फिर एक इन कैमरा सेशन था मेरा ख्याल, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी। लेकिन मेरा ख्याल वो पीटीआई ने अपने हाथ से वो जो चार्ज जो है वो खो दिया। बेशक उनके चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब वहां पे थे, लेकिन वो तो उनकी एक आईनी पोजीशन एज चीफ मिनिस्टर, उनको तो वहां पे होना ही होना। बाकी सारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी वहां पे मौजूद थे। तो देखिए बात यह कि जब इस तरह की डिवीजन हो और एक कॉमन मैसेज ना जाए एक प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल यकजहती का, पॉलिटिकल सॉलिडारिटी का, तो जाहिर बात है दुश्मनान पाकिस्तान, खासकर दहशतगर्दों की बात कर रहा हूँ, वो तो बड़े खुश होंगे कि जनाब देखिए ये आपस में ये इनकी इतनी बड़ी तकसीम है, और लिहाजा फिर अब हम जो करेंगे उसका फायदा हमें ही होगा, लेकिन नुकसान तो मतलब ये दहशतगर्द यही सोचेंगे और यही करके फिर वो ब्रिगेडियर साहब, ये जो पीटीआई का मौका सामने आ रहा है कि हम ऑपरेशन जी एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये एक्सटर्नल फैक्टर है। जारी बात हमें मालूम है कि ये सब कुछ जो करवाया जा रहा है, पाकिस्तान के दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, चाहे अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, हमने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, और अफगान अपनी सरजमीन से वो दहशतगर्दी के हमलों की इजाजत दे रहे हैं। अमेरिकन वेपन्स इन दहशतगर्दों के पास है, और ऑफ कोर्स द इंडियन फैक्टर दैट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन ये जो पीटीआई बार बार कह रही है कि भाई हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते, बल्कि मुज़ाकरात को ही वो अब भी वाहिद हल करार दे रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए पहली अच्छी डेवलपमेंट है। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपने इंट्रो में कहा, मैंने भी खबर सुनी कि हमारे जो स्पेशल एनवॉय हैं अफगानिस्तान के हवाले से सादिक साहब, उनकी आज अपने काउंटर पार्ट्स के साथ अफगान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट में मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे शुक्र है कि कम से कम हमने उनको एंगेज किया। इतना अर्सा हो गया, बस एक वो पीडीएम की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी अपना हिना रबानी खर साहिबा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, वो गई थी तमाम तालिबान गवर्नमेंट से बातचीत करने, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। जाहिर बात है उनको वो उस तरह स्ट्रेचर बनता नहीं था। लेकिन भारत अब अगर एक कैरियर डिप्लोमेट है सादिक साहब, उन्होंने एंगेज किया है, और उसमें आई एम श्योर इसके अगर फॉलो अप एक्शन होते हैं और बातचीत होती है तो इसमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आप पर्सनली क्या समझते हैं कि क्या मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ चुकी है? क्योंकि हम मुसलसल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी, आर्मी चीफ की जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि अब हमने हार्ड स्टेट बनाना है और जीरो टॉलरेंस है इस चीज़ के ऊपर। तो आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ गुंजाइश है बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट अगर वो बिहेव करना शुरू कर दें तो हमारे ब्रदर इस्लामिक नेबर है ना, उसी जज्बे के साथ अगर वो कितने चांसेस देंगे हम अफगान तालिबान हुकूमत को ब्रिगेडियर साहब? देखिए पहली एंगेजमेंट मुलाकात तो होगी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद और होगी। और मैं साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब जो है उन्होंने जो कहा था कि हमने अपना जो कबायली जो जरगा है केपी का, जो टॉप लोग हैं वहाँ के, मैं समझता हूँ उसमें सीनियर सियासतदान भी होने चाहिए और भी पार्टीज के लोग होने चाहिए, सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं होने चाहिए। ये भी पश्तून है, इस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर भी पश्तून है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। बेशक इसमें फेडरल गवर्नमेंट के कुछ आला रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी शामिल हो जाए। देखिए आप यूनाइटेड फ्रंट पेश करें दूसरे लोगों के, जब आपने बात करनी हो, ताकि वो भी कहे हाँ देखो भाई ये डिवाइडेड नहीं है, ये यूनाइटेड होके आए हैं। तुर्खम बॉर्डर पे भी क्या हुआ था, जो इतनी वहां पे लड़ाई हुई, 28 दिन तुर्खम बॉर्डर बंद रहा, अफगानिस्तान को कितना नुकसान हुआ। चले हमें भी वो ट्रेड हमारी तरफ से भी जो चीजें अफगानिस्तान जानी थी या सेंट्रल एशिया, वो रुकी रही 28 दिन, हमारा भी नुकसान हुआ। लेकिन और वहां पे बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन आप देखिए बेटर सर्च प्रिवेल, वहां के जिरगा और हमारे जिरगा
पश्तून, वो मिले और उन्होंने फैसला किया, एग्रीमेंट किया कि जनाब तोरखम बॉर्डर को खोला जाए और मजीद अब कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जो जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान की साइड से। तो देखिए ये डायलॉग बड़े जरूरी होते हैं, सिर्फ हर वक्त लड़ाई झगड़े से जो है ना मसले हल नहीं होती, कॉम्प्लिकेट होती है। हाँ, अब अगर ये कि वहां से अगर दहशतगर्दी नहीं रुकती और अफगान तालिबान जिम्मेदाराना अपना रोल अदा नहीं करता तो बिल्कुल और हमले होते रहते हैं। हमारे पास प्रेसिडेंस नहीं है ना इस चीज़ का कि उन्होंने अपने आप को बिहेव किया हो या उन्होंने हमें कोई अश्योरेंसेस दी हो या उसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट पुट की हो, तो व्हाट रीजन डू वी हैव टू बिलीव इन देम? देखिए अभी तो शुरुआत हुई ना, मैंने कहा कि आज तो पहली सरकारी तौर पे एंगेजमेंट हुई है जिसको हमें मैं समझता हूँ इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। कमर बरस तो पिघली है ना, तोरखाम पे भी इस तरह बातचीत हुई थी, दोनों साइड पे जर्गों की, तोरखा बॉर्डर खुल गया तो बातचीत सही होता है ना। अब अफगान जो इलीगल हैं उन्होंने 31 तक वापस जाना है। सुनने में ये आ रहा है कि अफगान गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि ये थोड़ा हाथ हौला रखे, ऐसे उनके ऊपर भी इकोनॉमिक मसाइल है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान के थ्रू आना जाना दोनों तरफ, वो उनको बड़ी हद उनको इफेक्ट कर रही है। उनकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के ट्रांजिट ट्रेड पे बहुत डिपेंडेंट है। पाकिस्तान से जो जितनी अजनास है इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं वो पाकिस्तान से जाती है, अफगानिस्तान से रवायती तौर पे कितनी दहाइयों से कितने अरसे से लैंडलॉक कंट्री है। तो लिहाजा मेरे ख्याल वो भी सोचते होंगे कि भाई ये हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, हमने अपने मुल्क को कंट्रोल करना है। उनके यहाँ भी दहशतगर्दी बढ़ी है। अब वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक नॉर्दर्न अलायंस का, उस इलाके के जो लोग हैं उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान से वो हमले कर रहे हैं काबुल में। सो दे आर वो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अभी देखे ना अमेरिकन आए हैं ज़ल्मे खलीलजाद साहब और हमें तो पता नहीं लगा, एकदम पता लगा जी उनकी आपस में मुलाकात हुई और वो जरा अपना बंदा निकाल के ले गए। सो डायलॉग जो है इसको करना चाहिए, लेकिन अगर डायलॉग से मसला हल नहीं होता अभी नियर फ्यूचर में भी ब्रिगेडियर साहब, तो क्या हमें उनकी सरजमीन पर जाकर ऑपरेशन करने का, सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी एक इक़दाम उठाना पड़ सकता है? गुड, आपने सही तरफ इशारा किया। अगर ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काम नहीं करते और वहां से हमले जारी होते हैं, तो जिस माजी में भी एक दो दफा हमने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स किए अगेंस्ट जितने टेररिस्ट की जो बेसेस हैं अक्रॉस अफगानिस्तान, बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्यों नहीं। देखें बात यह कि अभी फौज ने भी कह दिया हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि जनाब कोई लीनियंस नहीं है। अगर कोई हमारे साथ बदमाशी करेगा तो वी विल पे बैक इन द सेम पॉइंट। जो भी हो, इंटरनली दहशतगर्द ग्रुप हो या अक्रॉस द बॉर्डर कोई हमारे साथ मस्ती करेगा तो बस ठीक है, देन वी विल टेक अ प्रॉपर मिलिट्री एक्शन। और आपने देखा नहीं पिछले साल क्या हुआ था फरवरी में, ईरान ने पता नहीं क्या उन्होंने ब्लंडर किया, बलूचिस्तान में कुछ मिसाइल दागे फायर किए। 24 आवर्स के अंदर कैसे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया था। 27 फरवरी 2019 आप भूल गए जब इंडियन ने बालाकोट पे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उनके जहाज इधर आए और बड़ा पाकिस्तान को ललकारा। क्या हुआ 24 आवर्स में पीएफ ने पीछे हेड बैक किया, उनके 2 जहाज गिरा दिए। सो ये मैसेज बड़ा जरूरी होता है। आपने अपने नेबर्स में अगर वो आपके साथ मस्ती करे, अगर वो कोई इलीगल कार्रवाई करे, आपकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे, आपकी सालमियत को जर्ब लगाने की कोशिश करे, तो ये हमारा राइट बनता है कि वी हिट बैक एंड पे देम बैक इन द सेम पॉइंट। भारत की आपने बात की, तो भारत का क्या करें हम, क्योंकि हमने कितनी दफ़ा शवाहिद दुनिया के सामने रखे, मगर दुनिया भी अब ज़ाहिर अब गवाह इस चीज़ की। जो हमने कनाडा में देखा हरदीप सिंह निज्जर के साथ हुआ, तो कनाडा जो पूरी दुनिया है वो तो अब बिल्कुल इस बात की शहादत भी दे रही है कि भाई इंडिया जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस है। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं नज़र आता। आपको क्या लगता है कि क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स असल में जो इंडिया के साथ लोगों की ट्रेड चल रही है वो ट्रम्प कर जाते हैं हमारे मसलों को, दहशतगर्दी के मसलों को? बिल्कुल, देखें वेस्ट की इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, अमेरिका की तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, इसलिए कि वो 1.5 अरब की वो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और उनकी इकोनॉमी $700 बिलियन उनके अपने रिजर्व में है। और चाइना के खिलाफ उन्होंने इंडिया को ही सपोर्ट करना है, इंडिया को ही खड़ा करना है। तो यही तो वजह है कि वो इनडायरेक्टली देखे ना, ये है मुनाफिकत
कि इनडायरेक्टली इंडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको शय दी जा रही है कि उनके थ्रू ये BLA और ये TTP, ये प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करे, फंड करे, ताकि जनाब CPEC जो है वो उठना ना पाए, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी उठ ना पाए और पाकिस्तान जो है डिपेंडेंट रहे IMF के ऊपर, कर्जों के ऊपर। ये सब सोचा समझा एक मंसूबा है जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। जी सर, बिल्कुल कहिए। मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के अंदर ये बात क्यों नहीं उठाई जा रही है। अब से चंद दिन पहले क्या खबर आई थी, कितनी दुनिया की ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आए हैं, न्यू दिल्ली में मुलाकात हुई है और अजीत दोवल इन लोगों के साथ। इसका मतलब ये कि वहां पे वो कुछ चाय पीने तो नहीं है ना, गोल्फ खेलने तो नहीं है ना, तो कोई ना कोई तो बात हो रही है। और आपने नोट किया है कि ये अब कितनी तेजी आ गई है ये दहशतगर्दी के हमलों में, चाहे KP हो चाहे बलूचिस्तान हो, बल्कि पंजाब की तरफ भी इनका थोड़ा लोगों का कोई रुख जो हो रहा है। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक वो सुइसाइड बॉम्बर को लाहौर के करीब बरकी का जो इलाका है वहां पर CTD ने उसको पकड़ा। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों के अज़ाइम जो है वो बहुत वसी है, वो सिर्फ KP और बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहना चाहते, वो फैलना चाहते हैं अपने जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद। और अफगानिस्तान के मामले पर तो वो कह रहे हैं कि हमें डायलॉग को प्रेफर करना चाहिए, मगर अगर मुज़ाकरात से बात नहीं बनती तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन की भी एक गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।